हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? देखा था एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम किस तरह के होते हैं, केमिकल नेचर क्या होता है, किस तरह के पॉलीमर होते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना बेटा? तो कई सारे बेसिक फंडामेंटल पर हमने बात किया था। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिनके आपको उत्तर करने हैं, मुझे आपको बताना है बेटा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको, बायोमोलिक्यूल्स के ही क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर करना है। बताइए मुझे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का सोर्स क्या होता है बेटा? ठीक है। व्हाट इज हेरोइन। हेरोइन क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है। विंका रोजिया प्लांट से कौन से एल्कलॉइड मिलते हैं, कौन सी मेडिसिन मिलती है विंका रोजिया से, ये आपको बतलाना है। ठीक है, आपको बतलाना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूट4। ग्लूट4 का फंक्शन क्या होता है, ये आप बतलाएंगे। ठीक है, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनके उत्तर करेंगे आप। ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉर्फिन का सोर्स क्या है, हेरोइन क्या होता है, ठीक है, विंका रोजिया से कौन सी मेडिसिन मिलती है, ग्लूट4 का फंक्शन क्या होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं कि हाल ही में पिछले 3-4 दिन में के पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते ही होंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है किसी ने पॉइजन देने की कोशिश की व्हाइट हाउस में के, और वो पॉइजन क्या था? वो था रिसिन। ठीक है, ये खबर जो है वो न्यूज में भी आया। ठीक है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा कि रिसिन नाम का पॉइजन देने की किसी ने उनको कोशिश की। रिसिन पॉइजन किससे मिलता है ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि व्हाइट हाउस में बहुत अलर्ट टीम होती है यहां पर, तो वो उनको जो है वहां तक पहुंच नहीं पाया वो। तो रिसिन इज ए टॉक्सिन, एक टॉक्सिन है, जहर है, पॉइजन है, किससे मिलता है ये भी आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। तो पिछली क्लास में बात किया था एंजाइम के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि एंजाइम त्रिविमीय संरचना होती है। एंजाइम में एक्टिव साइट होता है जिसके थ्रू वो अपने सबस्ट्रेट से क्रिया करता है। ठीक है बेटा, है ना? फिर कुछ बच्चे एक चीज में लेके कंफ्यूज हुए, कुछ कमांडोज ने ये कंफ्यूजन किया, उनके दिमाग में आया कि सर जैसे ऐसा लिखा हुआ है यहां पे कि देखिए हाँ, अब सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो कई बच्चे बोले सर आपने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस इज ए 10 स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन फिर आपने कहा कि सर हमने एनसीईआरटी में यह पढ़ा है कि ग्लूकोज से जो है लैक्टिक एसिड का बनना वो भी 10 स्टेप प्रोसेस है बेटा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब एनारोबिक इन्वायरमेंट होता है तब जो है स्केलेटल मसल्स में सीधा लैक्टिक एसिड बनता है, यानी पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, वहां पर NADH2 को जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में केमिकल बनता है उसको वो यूज कर लेते हैं। तो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए 10 स्टेप प्रोसेस। तो जो एनसीईआरटी में लिखा उसको एज इट इज मान लीजिए आप, क्या उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी खड़ी मत कीजिए, पर ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। के फिर जब एनसीईआरटी ने लिखा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने में 10 स्टेप होते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है ना? क्लियर? चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा हम एंजाइम में, है ना? ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल की संरचना के आधार पर एंजाइम को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है भाई, एंजाइम क्या थे? एंजाइम बायोलॉजिकल मिडिलमैन थे। एंजाइम क्या थे? एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट थे। एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक थे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों दिशाओं में बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते, रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। याद है ना? ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करते हैं, उसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद है ना? ठीक है, चलिए तो हमने कहा आपसे कि on the basis of structure of protein molecule enzymes are divided into 2 type के। पहला सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम केवल और केवल प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें प्रोटीन के अलावा कोई भी दूसरा एडिशनल भाग नहीं होता है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली बाय प्रोटीन के। प्रोटीएज जो प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज जो एमाइलम या स्टार्च को पचाता है, यूरिएज यूरिया पे काम करता है, यूरिया को तोड़ता है, लाइपेज जो होता है वो लिपिड पे काम करता है। क्लियर? दीज आर, तो ये सिंपल एंजाइम है बेटा। बताइए, आपसे फिर से एक क्वेश्चन है, बीच बीच में क्वेश्चन करता रहूंगा। बताइए किसने एंजाइम यूरिएज को आइसोलेट किया था क्रिस्टलाइन फॉर्म में?
किस साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में एंजाइम यूरियस को आइसोलेट किया था, आप बताएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और होलो एंजाइम। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और होलो एंजाइम। ठीक है, देखो बेटा कई सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें की जो है वो प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन समूह भी जुड़े होते हैं, कि दे हैव सम नॉन प्रोटीन ग्रुप आल्सो, और वो नॉन प्रोटीन ग्रुप भी उनकी एक्टिविटी को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर एन एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट, के बड़ी संख्या में एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें एक अतिरिक्त नॉन प्रोटीन भाग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरी वेरी आईएमपी, जो एग्जाम का पोटेंशियल क्वेश्चन है वो कुछ पॉइंट ये याद रखना है आपको कि एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम कहते हैं। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम, के एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन भाग को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। नॉन प्रोटीन भाग को कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जो कोफैक्टर वाला हिस्सा है आपकी एनसीईआरटी में जो कोफैक्टर वाला हिस्सा है वो आखिर में दे रखा है। कि अभी देखो बेटा कई बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा सा सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हो, इससे हम कंफ्यूज आते हैं। तो देखो बेटा मैं एनसीईआरटी बांचने के लिए यहां पे नहीं खड़ा हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी बांचूंगा, तो मैं बांचने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं यहां पे एनसीईआरटी समझाने के लिए आया हूं। तो जो कोफैक्टर है वो सबसे आखिर में दे रखा है एनसीईआरटी पे, जबकि कायदे में इसको आगे होना चाहिए। तो हम इसलिए अपने अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे बोलते हैं एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन भाग होता है उसे कोफैक्टर बोलते हैं। कि कंप्लीट एंजाइम जिसमें कि प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों जुड़े होते हैं उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो होलो एंजाइम क्या हो गया बेटा? होलो एंजाइम क्या हो गया बेटा? होलो एंजाइम हम बोले आपसे कि चलिए मैं ठीक से देता हूं, होलो एंजाइम क्या हो गया? ये हो गया आपका एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, है ना बेटा? के एपो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का प्रोटीन भाग और नॉन प्रोटीन भाग मिलेगा तब तो कंप्लीट एंजाइम बनेगा। तो कंप्लीट एंजाइम को बोलते हैं हम होलो एंजाइम कहते हैं उसको हम, उसके प्रोटीन वाले भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन भाग को हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है ना? कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, के कोफैक्टर जो होते हैं वो एंजाइम से जुड़ते हैं और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। मतलब एंजाइम, क्यों एंजाइम स्पेसिफिक है? क्योंकि एंजाइम कैटालिसिस कर रहे होते हैं, उत्प्रेरण कर रहे होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर हमको तो कैटालिसिस वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया। अरे मैंने बताया था आपको, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, दोनों दिशाओं में बढ़ा दे, ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करे, जो कम एनर्जी में भी रिएक्शन को आगे बढ़ा दे, वो कैटालिस्ट होता है बेटा। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बनने को की दर को बढ़ा दे के, वो कैटालिस्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैटालिसिस का मतलब कैटालिसिस की क्रिया होती है बेटा। ठीक है, तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी उत्प्रेरक क्रिया का जो है बहुत हद तक कोफैक्टर पर वो डिपेंड करती है। तीन तरह के वेरी वेरी आईएमपी 2018 पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तीन प्रकार के कोफैक्टर होते हैं बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं और मेटल आयन होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। यदि आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा डेटा में, प्रेजेंटेशन में फर्क मिलेगा, तो उसको मत मानिएगा, अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है हमको। ठीक है ना? क्लियर? कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कहीं कहीं पे किसी पॉइंट में परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में जो ईयर दे रखा होता थोड़ा डिफरेंट मिलता है हमको, जबकि क्लास में आपने हमको कुछ और बताया होता है और लेक्चर में आपने जो एनसीईआरटी में लिखा वही बताया होता है। तो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट होती है एक रेफरेंस के लिए, कि मान लो कोई ईयर उसमें डिफरेंट थोड़ा लिखा है ना, दिमाग में रखिए। कई बार ऑप्शन में जो आपको ईयर दे रखा है क्लास में पढ़ाया वो नहीं आता है, दूसरा ईयर आता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन भी गलत नहीं है, वो इंटरनेशनल बुक्स के अंदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, लेकिन वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो बायोलॉजी में मान के चलिए कि 1% इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वेरिएबल होती है, उसको बस दिमाग में रखिए आप। और लेकिन जब भी कभी कंफ्लिक्ट हो, दिमाग में किसी इंफॉर्मेशन को लेके कंफ्लिक्ट हो, तो हमेशा ऑलवेज गो विद द एनसीईआरटी, ऑलवेज गो विद द एनसीईआरटी। ठीक है ना? क्लियर? चलिए
तो तीन तरह के बेटा कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, को एंजाइम होते हैं और मेटल आयन होते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। अब ये कोफैक्टर होते क्या हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो इस एनिमेशन में, आप देख रहे हो कि आपने देखा ना बचपन में ऐसे कई खिलौने हुआ करते थे जिनमें चाबी लगा के चाके हम उनमें की भर देते थे, उसके बाद वो खिलौने चला करते थे। चाबी निकाल लेंगे आप, चाबी नहीं भरेंगे काम नहीं होगा। देखिए मतलब जो कोफैक्टर है वो एंजाइम की एक्टिविटी है। देखिए आप देख रहे हैं ना इसमें कि इस एनिमेशन में देख रहे हैं आप कि इसको चालू करने के लिए क्या किया, इसमें चाबी है ना, इसमें जो की है, की को जब हमने जो है वो बाकायदा की को हमने प्रेस किया, उसके बाद ये चलने लगा है ना, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, यदि आप चाबी निकाल देंगे, की को आप प्रेस नहीं करेंगे, इसमें की को आप नहीं रखेंगे, की को आप प्रेस नहीं करेंगे, तो ये खिलौना नहीं चलेगा। हालांकि आप वो बच्चे हैं, आप उस जनरेशन के बच्चे जिन्होंने बैटरी वाले खिलौने शुरू से देखे होंगे। मुझे लगता है कि आपने जो खिलौने देखे होंगे, आपने सारे खिलौने आपने बैटरी ऑपरेटेड देखे होंगे आपने, या सिंपल पुल बैक कार देखी होंगे आपने। लेकिन हम लोग उस जनरेशन के हैं जहां पर हमने चाबी भरने वाले खिलौने देखे हैं। हमारे पास थे भी ऐसे खिलौने, हमारे पास ऐसे खिलौने ऑलरेडी थे भी से के जिनमें हम चाबी भर सकते थे हम के। तो मतलब हमारे और आपके जमाने के खिलौने में थोड़ा सा फर्क है के। आपको मैं अपना फेवरेट खिलौना दिखाता हूं के, आपको आज आपको क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं लेकिन तब भी मैं आज भी मेरे पास में जो है मेरा फेवरेट खिलौना है कोई ना कोई, ये है, ये मेरा बहुत पसंदीदा खिलौना है, ठीक है। ये एक वोट है, ठीक है। और आपको पता है ये मुझे क्यों पसंद है, इसका टेक्नोलॉजी मुझे बड़ा पसंद है, यानी जो ये इसके अंदर जो कैंडल रखने का है, इसको जला के इसके अंदर रखिए आप, पानी भरिए थोड़ा इसमें, ड्रॉपर से पानी भरिए थोड़ा इसमें, कैंडल को जला के इसमें रखिए आप, और ये टुक 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 करके पूरा जो है वो बड़ी सी थाली में पानी भर दिए, चलता रहता है। ये इसकी उम्र पता है को कितनी है? आप में से कई सारे बच्चों से उम्र में बड़ा है ये, आप में से कई सारे कमांडो से उम्र में बड़ा है ये। कैन यू गेस इट साइज? ये 30 साल पुराना है, 30 इयर्स ओल्ड। कितना? 30 साल पुराना खिलौना। ऐसा रखा है कोई नया, पॉलिश किया है, कवर करके सफाई करती है हमारी टीम इसमें के घर में, ठीक है। तो बट आई जनरली मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि देखो ये कैसे स्टीम इंजन को खोजा गया, कैसे काम करता है, कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इसमें के, कैसे हीट एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है इसमें के। खैर अभी हम अपने मुद्दे पर लौट के आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे बेटा यहां पर कि ये जो है चाबी, अब ये जो यदि की ना भरते इसमें, तो आप समझ लीजिए कि ये, यदि मैं आपसे बोलूं कि क्या यहां पे कैसे बोलेंगे, हमने कहा ये तो आपका हो गया है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम हो गया, और ये जो है इसका की जो है ये हो गया क्या, ये हो गया इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, हम बोलेंगे कोफैक्टर, ये इसका हो गया कोफैक्टर हो गया इसका, ये इसका कोफैक्टर सहकारक हो गया, ठीक है ना। तभी एंजाइम काम, आप निकाल दो इसको तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, तो मैंने कहा प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, को एंजाइम होते हैं और मेटल आयन होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, किसकी बेटा? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए अब ये कई सारी बुक्स में आपको, यदि आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक देखेंगे, आप बायोलॉजी की कोई भी अच्छी बुक देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। मेडिकल बुक में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो दो ही चीजें होती है, मेडिकल की बुक्स में लिखा दो ही चीज होती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और कोएंजाइम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर ही मेटल आयन को शामिल कर लिया उन्होंने। तो अभी हमें वो सब कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारी एनसीईआरटी परम सत्य है, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी क्या लगता है, नीट के लिए एनसीईआरटी को ऐसा लगता है कि पुलिस भगवान है, समझ गए ना, इसलिए हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नंबर 1, एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। देखो बेटा अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट के, एंड बोथ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज टू मच, आपको इसको यू हैव टू गिव टू मच फोकस ऑन दिस टू थिंग्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप में, ठीक है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें वो
एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरे वे टाइटली बाउंडेड के। तो अब कई बच्चे बोलते हैं सर हम जब नोट्स बनाते हैं तो हमको बहुत टाइम लगता है। मैं कहता हूं बेटा नोट्स बनाने के लिए जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है हटके, हालांकि मैंने बहुत सफाई से नहीं लिखा, पर आप इसको सफाई से बिल्कुल सिंपल सा लिखिए। आपके आप लिखिए प्रोस्टेटिक ग्रुप लिखिए, 2 एरो लगाइए, ऑर्गेनिक टाइटली बाउंड। बात हो गई कि एंजाइम में जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका? फॉर एग्जांपल इन peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group and is a part of the active site of the enzyme. देखिए जो एंजाइम peroxidase है, जो कैटलेज है, ठीक है, वे क्या काम करते हैं? वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे काम करते हैं, उसे वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। ठीक है ना बेटा, है ना? पेरोक्सिडेज वाटर बनाने में रोल प्ले करता है और कैटलाइज तोड़ने का काम करता है एस्मेट के। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है हीम होता है, जो एंजाइम के एक्टिव साइट का भाग होता है। याद रखना, दिस इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल के, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा। ठीक है ना, याद रखना आपको। तो ठीक है, यही हम क्लास में याद करते हुए चलते हैं बेटा, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ते हम, अभी याद करते चलते हैं। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। उसमें एग्जांपल है पेरोक्सिडेज और कैटलेज, और जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी पे आपको उनको ही याद रखना है। आपको के ये क्या करते हैं बेटा? ये H2O2 को वाटर ऑक्सीजन में तोड़ते हैं और हीम इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, याद रखना है, और जो एक्टिव साइट का भाग होता है। ठीक है, देन आते हैं हम दूसरे पर बात करते हैं। सेकंड है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं बेटा। ठीक है, परंतु फर्क है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है। ठीक है, और लूजली बाउंड होता है इसलिए कभी कभी जब काम नहीं होता है एंजाइम से तो अलग हट जाता है, जब काम होता है जुड़ जाता है। तो जब काम हुआ तब जुड़ गया, जब काम नहीं था हट गया, मतलब इसका जुड़ना टेम्परेरी है, इसका जुड़ना केवल काम पड़ने पर होता है, तो ये ट्रांजिएंट है, मतलब जुड़ा कभी नहीं जुड़ा। ठीक है, क्या बोला हमने? कोएंजाइम्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ओनली ट्रांजिएंट का मतलब क्या है बेटा? जब जरूरत होगी, जब काम करना होगा तब ये जुड़ जाएगा, जब जरूरत नहीं होगी तब ये नहीं जुड़ेगा। के मतलब दे आर नॉट परमानेंट, ये हमेशा मजबूती से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, जुड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिएंट होता है। यूजली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, के जब कैटालिसिस करना होता है तब एपो एंजाइम से को एंजाइम जुड़ जाएगा, और जब नहीं करना होता है तब नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम जो होते हैं दे बिलोंग्स टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के। तो कई सारी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में जो कोएंजाइम होते हैं वो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। अब एक चीज का और फर्क है, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप को आपने निकाल दिया, किसी एंजाइम से यदि आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाल दिया तो एंजाइम ऑलमोस्ट काम नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आपने कोएंजाइम को निकाल दिया तो एंजाइम काफी स्लो काम करेगा। मतलब फर्क है, ये एंजाइम की एक्टिविटी एकदम जीरो नहीं होती, यहां पे स्लो डाउन कर जाता है, वहां पे वो स्टॉप कर जाता है, काम नहीं कर पाता है। ठीक है, द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन। देखिए क्या लिखा साहब साहब कि कई सारे महत्वपूर्ण को एंजाइम का सबसे एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट विटामिन होते हैं के। ठीक है ना बेटा, जैसे हमने कहा कि को एंजाइम, और ये कौन से को एंजाइम, जैसे कि मैंने कहा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंटेन विटामिन नियासिन। इनमें विटामिन नियासिन होता है जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है। ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। आगे बात करते हैं इस पर। तो देखो यहां पे क्या सीखा हमने कहा कि को एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनका जुड़ना एपो एंजाइम से ट्रांजिएंट होता है। जब कैटालिसिस होगा तब जुड़ेंगे, जब नहीं होगा तब नहीं कैटालिसिस होगा तब ये नहीं भी जुड़ेंगे के। और मोस्ट ऑफ द विटामिन को एंजाइम के रूप में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द कोफैक्टर जो है, या जो को एंजाइम कोफैक्टर है, वो विटामिन से विटामिन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, फिर तीसरे पे आते हैं हम, थर्ड है मेटल आयन।
ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी, बड़ी संख्या में एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए मेटल आयन की आवश्यकता होती है, विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। अब देखिए क्या काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये बिल्कुल डिटेल्ड क्वेश्चन है बेटा, और ये एकदम याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जा रहे हैं, तो और ये मानकर चलेगा ये नीट 2021 का पोटेंशियल क्वेश्चन है ना। मेटल आयन जो एंजाइम के अंदर होते हैं, ऐसे मेटल आयन जो एंजाइम में को फैक्टर के रूप में काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। वो जो है वो एक प्रकार से हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन समन्वय बॉन्ड बंद बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। किससे? वो बनाते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट की साइड चेन से और सबस्ट्रेट के। मतलब एक प्रकार से दे वर्क एज ए ब्रिज, वो एक ब्रिज के समान काम करते हैं, एक सेतु के समान काम करते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट से और दोनों को पास लेके आते हैं। ठीक है ना। क्या लिखा देखिए, पढ़िए ध्यान से, लिखा हुआ है क्या इसमें? बड़ी संख्या में एंजाइम जो होते हैं उन्हें अपनी एक्टिविटी के लिए मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है, विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन और एट द एक्टिव साइट, जो कि सक्रिय स्थान पर एक्टिव साइट पर जो साइड चेन होती है, जो एल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप होता है एमिनो एसिड का, उस साइड चेन से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। एंड एट द सेम टाइम उसी समय पर ये जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिस पर कैटालिसिस करना है उसके साथ में एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाते हैं। मतलब जो मेटल आयन होते हैं ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एंजाइम से जोड़ने के लिए एक प्रकार से सेतु के समान काम करते हैं, ब्रिज के समान काम करते हैं, उनको दोनों को लिंक करते हैं। क्योंकि इसी ने क्या किया, इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया एक्टिव साइट से और इस मेटल आयन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया किससे? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। आई बात समझ में? जैसे जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज के। जिंक जो है वो एक प्रोटीन पचाने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जिंक जो है उसका कोफैक्टर होता है। ठीक है ना, क्लियर? यदि आप, अब सिंपल सी बात है कि मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि मेटल आयन एक ब्रिज के समान, बार बार बतला रहा हूं, सेतु के समान काम करते हैं। कैसे काम करते हैं बेटा? कि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट के साइड चेन के साथ में। ठीक है ना, क्लियर? अब सिंपल सी बात है कि कोफैक्टर को हमने तीन कैटेगरी में बांटा था। कोफैक्टर को हमने तीन कैटेगरी में बांटा। एक हमने क्या बोला? एक हमने कहा प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, दूसरा हमने कहा को एंजाइम्स होते हैं, तीसरा हमने कहा मेटल आयन होते हैं। ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम व्हिच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम के। जैसे ही आप एंजाइम से कोफैक्टर को निकाल लोगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ, मेटल आयन हुआ, वहां पर एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और को एंजाइम को निकालोगे तो एक्टिविटी काफी स्लो डाउन हो जाएगी, नेग्लिजिबल अमाउंट में रह जाएगी, स्लो डाउन होगी। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बाय द रिमूविंग ऑफ द कोफैक्टर को निकालने पर कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। चलिए, एक्टिवेटर कब बोलेंगे हम इसको? एक्टिवेटर व्हेन मेटल आयन एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक। अब देखिए ये भी एक एमसीक्यू है के, सीधा एमसीक्यू, एग्जाम का सीधा एमसीक्यू कि जब मेटल आयन, हालांकि देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने मेटल आयन को अलग ही बोला। उसने कहा कोफैक्टर तीन तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। लेकिन किसी ने पूछा, एमसीक्यू पूछा एग्जाम में कि जब मेटल आयन प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करेगा तो क्या बोलोगे? एक्टिवेटर बोलोगे उसको आप। ठीक है। ये एक डिफरेंट एमसीक्यू है, दिमाग में रखना है। देखो बेटा, लकीर के फकीर मत बनिए कि एक चीज बता दी बस, उसी के अलावा आगे पीछे सोच भी नहीं रहे हम। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने कि जब एक मेटल आयन प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करेगा तो उसे क्या बोलोगे? आंसर उसका एक्टिवेटर है। तब आप उससे बहस नहीं करोगे, आप उससे कि भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप तो होता ही नहीं मेटल आयन है, तो क्वेश्चन ही गलत है। भाई क्वेश्चन गलत है तभी तो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में एक आंसर, टेंटेटिव आंसर क्या होगा उसका। कई बार गलत प्रश्न के भी उत्तर हमको निकालने पड़ते हैं। ठीक है ना। ये कंपटीशन, इसलिए यहां पर एकदम सोचिए कि लड्डू परोस देगा, ये मत सोचिए आप। कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं।
द सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम इट्स मेटल, कंप्लीट लॉस ऑफ द एक्टिविटी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें सिंपल सी बात है कि हमको मालूम है कि मेटल आयन एक प्रकार से ब्रिज के समान, सेतु के समान काम करते हैं। जब ब्रिज नहीं होगा तो आप रास्ता पार नहीं कर सकते। मतलब जो एक्टिव साइट है एंजाइम, एपो एंजाइम का, कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो कभी भी जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि मेटल आयन क्या कर रहे थे, दोनों से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बना रहे थे। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो मेटल आयन होते हैं उनको मेटलो एंजाइम कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। नोट कीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के ये सब आयनिक फॉर्म में होते हैं। सोडियम आयन ATPase, जिंक आयन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस डिहाइड्रोनेस, मैग्नीज पेप्टिडेज डीकार्बोक्सिलेज, मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज, फेरस कैटलेज एकोनिटेज, क्यूप्रस एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज फॉस्फेटेज। ये सब इट इज वन ऑफ द जो है, दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिस्ट के, तो याद रखना के इंपॉर्टेंट मेटलो एंजाइम्स, क्या महत्वपूर्ण मेटलो एंजाइम नोट कर लेना बेटा के, ठीक है ना। ATPase का एक्टिवेटर सोडियम आयन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और डिहाइड्रोजनेस का जो है जिंक है, पेप्टिडेज और डीकार्बोक्सिलेज का मैग्नीज है, क्या, और नाइट्रेट रिडक्टेज वेरी वेरी IMP मॉलिब्डेनम है, कैटलेज और एकोनिटेज का आयरन है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज का जो है वो क्यूप्रस आयन है, हेक्सोकाइनेज का फॉस्फेटेज का क्या है मैग्नीशियम है के। और एक और नाम और लिखिए यहाँ पे लिस्ट में, एक नाम और ऐड कीजिए यहाँ पे, रुबिस्को। ठीक है, इसका भी मैग्नीशियम आयन ही इसका एक्टिवेटर होता है। इसका एक्टिवेटर भी मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा ना कोएंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंस काम करते हैं। अब देखो ये भी अगेन MCQ। अब ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्या है MCQs हैं के, जिनको मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है के। अब आप जो है, और हम लोग क्या करते हैं प्रीवियस, देखिए मैं आपको रेफरेंस के लिए, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक के, तो वी हैव प्रीवियस करके, ये दिनेश के बुक का है क्या, बाकी मेरे पास और भी पेपर रखे हुए हैं के। तो ये प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, उनको हम लोग बकायदा एनालाइज करते हैं और उसमें से हम MCQ निकालते हैं। कई ऐसे MCQ होते हैं जो सीधे सीधे रिपीट कर लिए जाते हैं के। तो वी हैव टू वर्क, यानी हमको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उन पर पूरा नजर रखना होता है कि क्या क्वेश्चन आया है, और यदि दोबारा आ गया तो वी शुड नो द आंसर। ठीक है ना। कोई पूछता आपसे, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करते हैं और मोस्ट ऑफ द बिलोंग टू द विटामिन ग्रुप, तो क्या बोलोगे, कोएंजाइम बोलोगे। हालांकि एनसीईआरटी साफ साफ बोलता है कि कोफैक्टर 3 अलग अलग हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। ठीक है ना, इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इनके हटा देने पे रिडक्शन इन एंजाइम एक्टिविटी होता है, मैंने बताया आपको के, और ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सब बेटा MCQ के, क्लियर। तो आपको दिमाग में, पर जो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है उससे कंफ्यूज मत होना बेटा। मैं बतला रहा हूं आपको कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आंसर लगाना के। पर कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन को से पूछा उसने कि जब प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में मेटल आयन काम करेगा क्या बोलोगे, एक्टिवेटर बोलोगे। उसने बोला जब प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो इजीली सेपरेबल हो तो क्या बोलोगे, कोएंजाइम बोलोगे। जब प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और वो टाइटली बाउंड हो तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप ही कहलाएगा, वो कोई दूसरा नाम नहीं है उसका। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम कुछ कोएंजाइम को देखते हैं हमके। तो नंबर 1, अब ये जो कोएंजाइम होते हैं ना, ये अलग अलग काम करने वाले होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वन ऑफ द कोएंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एक्शन के, यानी कोएंजाइम एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो एक होते हैं, पहला ग्रुप होता है इसका हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम, यानी ये वो कोएंजाइम होते हैं जो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है एक केमिकल से हाइड्रोजन को लिया दूसरे केमिकल में ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि NAD निकोटिनामाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड। ठीक है बेटा, ये NAD हो गया कोएंजाइम 1। NADP क्या होगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट, आगे लगा दो फॉस्फेट के। तो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड कोएंजाइम 1 है, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट कोएंजाइम 2 है। अब एक बात मजे की सुन लो ध्यान से के, जब भी रेस्पिरेटरी पाथवे होगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म होगा, NAD प्लस काम करेगा। ठीक है, जब भी बायोसिंथेटिक पाथवे होगा तो NADP काम करेगा। जब कोई केमिकल बनाना होगा तो वहां पर हाइड्रोजन लेकर आता है, हाइड्रोजन लेके आने का काम करता है NADP प्लस के, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में NADP काम करता है, रेस्पिरेशन में NAD काम करता है। के तो कोएंजाइम फर्स्ट जो है बेसिकली वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। NADP कहां इन्वॉल्व होते हैं? NADP इन्वॉल्व होते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, दिमाग में रखना है चीज। ठीक है, आगे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब काम आएगा। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लाइड, लाइपोइक एसिड, देन यूबिक्विनोन जिसको हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं, ये सब हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम होते हैं। नोट कर लो, बुक्स में नहीं मिलेगा, 50 किताबों में अलग ढूंढना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी बता रहा हूं के, इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम मतलब इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड कोएंजाइम 1 होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट कोएंजाइम 2 होता है, जो बायोसिंथेटिक पाथवे में रोल प्ले करता है। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लाइड, लाइपोइक एसिड एंड यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q होता है। ये सब हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, देन ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम, ऐसे कोएंजाइम जो समूह या ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, ऐसे कोएंजाइम की बात करें हम के, जिसे मैंने आपसे कहा कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, पढ़ते हैं ना हम नोट के। तो जो कोएंजाइम A है दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, जो कि एसाइल ग्रुप करे होता है, जो कि एसाइल ग्रुप को कैरी करता है। के इट कैरी द एसाइल ग्रुप, के एसाइल ग्रुप को कैरी करता है। ठीक है ना। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है ये एमिनो ग्रुप कैरी करता है, PP। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो एमिनो ग्रुप कैरी करता है, और ये विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन का डेरिवेटिव होता है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, बायोटीन से हम कोएंजाइम R भी कहते हैं, बायोटीन को हम कोएंजाइम R भी कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर होता है। ये सब NCERT में नहीं है, बिखरा हुआ है NCERT में, अलग अलग चैप्टर में एक एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इकट्ठा मैंने कर दिया एक जगह पे। क्या? तो बायोटीन कोएंजाइम R कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर होता है। ठीक है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट TPP बड़ा इंपॉर्टेंट है, TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर होता है, इट इज ए कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर। ठीक है, कोएंजाइम F टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, इट इज कैरियर ऑफ द 1 कार्बन कंपाउंड, ये एक कार्बन वाले कंपाउंड को कैरी करता है। क्या होता है? कोएंजाइम F कहलाता है, इसे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ATP इट इज ऑल्सो ए कैरियर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये भी फॉस्फेट ग्रुप कैरी करता है, यानी कहीं पर जाके फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा और ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज ए फॉस्फेट ग्रुप कैरियर, IMP है। ठीक है, These all are the ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम, ये समूह स्थानांतरण करने वाले कोएंजाइम होते हैं, ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो बात किया हमने किसके बारे में, ये तो बात किया हमने कोएंजाइम्स के बारे में। थोड़ा सा मैंने कहा ना NCERT के बाद थोड़ा सा हमने 20% 15% को क्वेश्चन सिलेबस रखना पड़ता है बेटा, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में एग्जाम में जो जो MCQ पूछे गए ना उन पे हमको नजर रखना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी दिन एग्जामिनर पेपर का लेवल बदल सकता है, तब हमारे पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये पढ़ लेते तो ये बचा था। हमको पहले से अपनी तैयारी ऊपर रखनी है, पहले से अपना लेवल ऊपर रखना, ताकि एग्जाम में हम फोड़ कर आए। के मतलब यहां पे हम ये केवल कोई 11th और 12th का एग्जाम नहीं कि पास होने के लिए सोच रहे हैं, ये कंपटीशन यहां पे हम टॉप करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, एंजाइम की विशेषता क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए मैंने आपको पहले भी बतलाया हुआ बेटा, मैंने आपको पहले भी बतलाया हुआ बेटा कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट, पहली प्रॉपर्टी
जैविक संसार में, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि लिविंग सिस्टम में आपको अनकैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं मिलेंगी। एंड मेटाबॉलिक पाथवे को, उपापचयी मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ऑपरेट करने के लिए वी नीड कैटलिस्ट, ताकि वो तेज चल सके, स्पीड अप कर सके हम, ठीक है ना। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है। फिर एंजाइम डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों दिशाओं में, ये एक तरफा काम नहीं करते हैं। मतलब ए और बी के मिलने पे सी का बनना और सी के टूटने पर ए और बी का बनना, दोनों दिशाओं में काम करते हैं। तो दे डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों दिशाओं में ये बढ़ाते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तीसरी प्रॉपर्टी हो गया, ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ऑल एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स, ठीक है। और एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, क्योंकि हर एंजाइम में अपनी एक एक्टिव साइट होती है और उसमें एक सर्टेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही जुड़ पाता है, ठीक है। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दे शो द स्पेसिफिसिटी, चौथी प्रॉपर्टी हो गया। पांचवी प्रॉपर्टी, एंजाइम चूंकि प्रोटीन से बने होते हैं तो दे आर थर्मोलेबाइल, तापमान का इन पे असर पड़ता है, हायर टेम्परेचर में प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, इसलिए एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पाते। लोअर टेम्परेचर में एंजाइम जो है वो स्लो काम करते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, एंजाइम थर्मोलेबाइल होते हैं। फिर एंजाइम जो होते हैं वो पीएच के लिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी वो सेंसिटिव होते हैं। एक ही इमेज से हमने 6 प्रॉपर्टी याद कर ली। इस एक अकेली इमेज को देखकर हमने जो एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक है 6 वो याद कर लिया। हमने कहा एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, दे एनहांस दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शंस, दे डू नॉट डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम, के एंजाइम रासायनिक साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, तो वो स्पेसिफिसिटी को शो करते हैं। एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू द पीएच, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी संवेदनशील होते हैं, ठीक है। अब तो हम समझ गए, हमने कहा कि एंजाइम की यदि सारी प्रॉपर्टी में देखें तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, व्हाई एंजाइम्स आर सिग्निफिकेंट, एंजाइम का महत्व क्यों है, क्यों एंजाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम कैटालिसिस कर रहे होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण कर रहे होते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कैटालिसिस। अब कैटालिसिस करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस क्रिया को होने में लंबा वक्त लगता, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि यदि आपने जो ब्रेकफास्ट किया है और उस सारा एंजाइम सिस्टम हटा दो आप और उसको पचने के लिए बोलो तो 16 साल का वक्त लगेगा, कितना, 16 ईयर्स। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, जो अभिक्रिया को फास्टर रेट में करने के लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैटालिसिस क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं वो, ठीक है ना। तो दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, आप यहां से निकले हैं, आप मुंबई से इंदौर जाने के लिए निकले हैं, ठीक है, कार से निकले हैं या साइकिल से निकले हैं, आप बताइए, खुद बताइए कैसे पहुंचेंगे आप पहले। भाई कार वाला आदमी पहले पहुंच जाएगा ना, कार की स्पीड अधिक है ना, बाइक स्लो चलेगा, है ना, कितना भी कोशिश कर लीजिए आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि एंजाइम इनहांसेस और प्रमोट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल। अब आप बोलेंगे सर दोनों में फर्क क्या है, देखो फर्क ये है, जो बाइक है, बाइक आपकी अपने ताकत से चल रही है ना, इसमें जो ताकत है वो सेल्फ, आपका फोर्स जो सेल्फ के यानी आपका अपना फोर्स है, यानी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन अपने आप भी आगे बढ़ सकती है, एक मेटाबॉलिक पाथवे अपने आप भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो स्लो होगा। जैसे याद है ना आपको कि हमने बात किया था कि CO2 वाटर में घुलेगा तो कितना, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल, याद है आपको। हमने कहा कार्बनिक एनहाइड्रस होगा तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, याद है कितना फास्ट काम था। बिल्कुल वैसे मैंने आपसे कहा कि एंजाइम जो होते हैं वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कर देता है। मतलब यहां पे जब आप कार में बैठे, देखो यहां पे जो आदमी कार को चला रहा है ना, ये अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा है कि अपना पेडल मार रहा है अंदर, ये कार के इंजन की एनर्जी यूज कर रहा है और इसलिए आगे बढ़ रहा है लगातार तेजी से, ठीक है ना, ये फर्क है। तो जो इंजन है ना वो एंजाइम के समान है, वो तेजी से लेके जा रहा है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं आईपीएल पे, क्रिकेट पे बात करते हैं। आजकल जो है वो आईपीएल शुरू हो चुका है,
पता नहीं, यदि आप मुझसे पूछेंगे सर आप क्रिकेट में क्या देखना पसंद करते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा कि मैं क्रिकेट देखता हूं। मैं एक जमाने में जब अपने स्कूल टाइम में था तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर भी था। मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था। स्कूल लेवल पे काफी क्रिकेट खेला हुआ है मैंने, कुछ ट्रॉफी भी जीते हुए हैं मैंने। एंड मैं एक तरह का एक ऑलराउंडर प्लेयर था। मतलब मैं अच्छी बैटिंग कर लेता था। मतलब आई एम नॉट अ बैट्समैन कि मैं बहुत अच्छा कोई लंबी पारी खेलने में मेरा यकीन नहीं था, मैं लंबा नहीं खेल पाता था। लेकिन मैं जब भी बैटिंग में आता था तो चौथे पांचवें विकेट पे मैं आया करता था और जो है मैं अच्छी अपनी टीम के लिए रन जोड़ लिया करता था मैच के। बट आई एम ए गुड बॉलर, के मैं एक अच्छा बॉलर था के, और मैं मीडियम पेस स्पिन सब तरह की बॉल करने में एक्सपर्ट था, अभी भी हूं। अब कम हो गई क्षमता मेरी पहले से, लेकिन अभी भी मैं जो है वो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को मैं कुछ ओवर में आउट कर सकता हूं। मैं बैट्समैन समझ जाऊंगा देख के कि बैट्समैन कैसे खेलता है। 2-3 ओवर करने के बाद 1-2 ओवर वो मेरी बॉल पे जम के मारेगा शॉट, ठीक है, 6 भी मारेगा, 4 भी मारेगा और खुश हो लेगा वो, और फाइनली विकेट तो मेरे हाथ गिरेगा उसका। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। कभी आप कभी आएंगे, आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपके साथ भी एक मैच खेल के देखेंगे कभी, ठीक है। तो अभी क्रिकेट का मैं क्रिकेट देखता हूं, लेकिन केवल वर्ल्ड कप देखता हूं। जो ऑफिशियल वर्ल्ड कप जो होता है ना, उसके सारे मैच में देखता हूं, कोई मैच मिस नहीं करता मैं। लेकिन मैं ये आईपीएल जो है वो देखने में मेरा यकीन नहीं है इसमें। मतलब मैं पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ये। तो चलिए अभी क्रिकेट की बात निकली। आप बोलोगे सर ये क्रिकेट बीच में अचानक से कैसे आ गया ये? अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि जब कभी भी एक बैट्समैन आता है क्रीज पे तो क्या दिखाते हैं वो कितने मैच खेले हैं इसने, टोटल रन कितना बनाया है इसने, ठीक है, कितनी बार नॉट आउट रहा ये, और इसका एवरेज स्कोर कितना है, फिर स्ट्राइक रेट कितना है। शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जब आता था ना क्रीज पे खेलने के लिए, तो शाहिद आफरीदी के साथ एक बात थी, बहुत सारे मैच आउट 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 आउट, और जिसमें खेल गया वो तो पूरी टीम एक तरफ है और शाहिद आफरीदी एक तरफ है। ऐसा भयंकर मारता था वो कि मतलब फिर तो सामने वाले के समझ में नहीं आता था कि ये क्यों मार रहा है भाई, क्या हो गया, हमसे गलती क्या कर दी हमने। ऐसा खेलता था एक जमाने में। मेरी मुलाकात उनसे हुई थी कहां पर, 2 साल पहले की बात है कि मैं दुबई के अंदर एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने गया था। वहां पर वो एज ए गेस्ट आए हुए थे वहां पे, तब शाहिद आफरीदी से मेरी मुलाकात हुई, ठीक है, वहां पर। एंड ही इज वेरी हम्बल एंड वेरी गुड मैन के। तो अब पार्टी वार्टी में तो आदमी गुड मैन ही रहता है हमें सच के। तो कहने की बात यह है कि स्ट्राइक रेट की बात है, लेकिन आप ओवरऑल देखो कि अब सचिन तेंदुलकर से मुकाबला करें हम आफरीदी का, तो हम पाएंगे भैया तेंदुलकर जो है उनका स्ट्राइक रेट भले ही उसके बराबर ना हो, लेकिन रिलायबिलिटी अधिक है कि आफरीदी के भरोसे मैच नहीं छोड़ सकते आप, पर तेंदुलकर के भरोसे मैच छोड़ सकते थे आप। विराट कोहली के भरोसे, धोनी के भरोसे आप मैच छोड़ सकते हो। ये खेल गए तो मतलब खत्म कर गए सामने वाले को। विराट कोहली को देख लो आप, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो आप, अभी रिटायर्ड हो गए वो। मतलब आई एम बिग फैन ऑफ धोनी, ठीक है। तो धोनी के बारे में कुछ बुरा मत बोलना भाई, है ना, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, ठीक है। मतलब आप मेरे बारे में बुरा बोलोगे चलेगा, पर धोनी के बारे में बुरा नहीं सुनूंगा, ठीक है, क्लियर। कोहली हुए, एक जमाने में सहवाग थे, भारी प्लेयर, मतलब कि जो है वो ऐसा मार। और इसके अलावा बाकी दूसरी टीम के अंदर भी जावेद मियांदाद हुए, इवन पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, मैंने उनका वर्ल्ड कप देखा 92 का, मैंने उनका बैटिंग देखा, ऑसम के। कपिल देव है, बेहतरीन, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने में क्या बुराई यार के। तो कहने का मतलब ये कि आज हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं स्ट्राइक रेट क्या है। स्ट्राइक रेट क्या है, स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है, मतलब यह है कि पर बॉल में आपने कितने रन खींच सकते हैं आपके। जिस बैट्समैन का इतना अधिक स्ट्राइक रेट होता है, इसका मतलब यह है कि वो उसका यकीन केवल बल्ले पे बॉल आई, छक्का से 6 मारो 4 मारो, इस पे यकीन है उसका, 1 रन पर उसका यकीन नहीं है। एंड राहुल द्रविड़ नहीं है वो कि एक रन करके सेंचुरी बना दिया, मतलब आउट करना ही मुश्किल। राहुल द्रविड़ को मतलब आ गया बैटिंग करने, तो अब जाए कि पूरी टीम एक तरफ है और राहुल द्रविड़ खड़े हैं कि वो चौका छक्का मारने में यकीन नहीं है, अपना जो भी आएगा रन लेंगे, हर बॉल पर रन लेंगे। जबरदस्त प्लेयर, सबकी अपनी प्लानिंग होती है।
तो अब प्रश्न उठता है कि एक तो ये बात हो गई कि हर बैट्समैन का अपना एक स्ट्राइक रेट होता है। अब दूसरी बात है कि रन की जब बॉल सामने आती है तो वो क्या करता है, वो अपने बैट से बॉल को हिट करता है, ठीक है, अपने बैट से बॉल को हिट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉल सामने आई तो फुटबॉल है, अब फुटबॉल में तो आदमी कैसे भी किधर भी मार, फुटबॉल सिर भी मार दिया, ठीक है, पैर भी मार दिया, जो मन गया वो मार दिया, ठीक है, हाथ नहीं लगाना बस, बाकी सब कर सकते हैं। पैर अड़ा दिया किसी के, यहां नहीं कर, क्रिकेट में नहीं करते कि क्रिकेट में दौड़ता हुआ बॉलर आ रहा है, दूसरे बैट्समैन ने पैर अड़ा दिया, ले गिर जा, फुटबॉलर कर लेते हैं आपस में ऐसा, ठीक है। मतलब मेरे बच्चे फुटबॉल ही खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल में जो नियम है ना वो डिफरेंट टाइप के, कि रेड कार्ड दिखा दिया, ये कार्ड दिखा दिया के, तो यहां पे क्या है कि एक्चुअली में कि अब बैट्समैन को जो है बल्ले से ही मारनी बॉल को, तो मतलब ये कि दी साइड, जिस जगह से वो बॉल को मारेगा रन लेने के लिए, वो बैट है उसका, हर एंजाइम जो होता है उसका, ये क्रिकेटर जो है, ये जो क्रिकेटर है ना, इसको मान लिया हमने, जो बैट्समैन इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने एक एंजाइम मान लिया। हमने कहा कि जो विराट कोहली है वो एक एंजाइम है, ठीक है, और उनके जो उनके हाथ में जो बल्ला है, जो हैंड में, ये क्या है, ये उसका एक्टिव साइट है, उसका ये एक्टिव साइट है, ठीक है। मतलब द होल सरफेस ऑफ विराट कोहली इज नॉट रिएक्टिव, कि विराट कोहली जो है पैर से भी मार रहे हैं बॉल को, उठ के सिर से मारे, कि भाई बॉल आया तो हेडर ही कर दिया बॉल को, क्रिकेट को, कि भाई चौके नंबर 4 में चली गई बॉल, ऐसा नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना ऐसा। कहने का मतलब यह है कि होल सरफेस ऑफ विराट कोहली इज नॉट रिएक्टिव, विराट कोहली का या एंजाइम का पूरा सरफेस रिएक्टिव नहीं है, बल्ला बल्ला काम करता है, वो एक्टिव साइट है, और जितना तेज काम करता है उतना अधिक टर्नओवर नंबर है, उतना अधिक स्ट्राइक रेट है, उतना अधिक स्ट्राइक रेट है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब यह है द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर नंबर और कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी। कोई भी एंजाइम का कितना प्रभावशाली है, कोई भी एंजाइम कितना अधिक इफेक्टिव है, यह पता लगाने का एक ही तरीका है कि वो कितने, कोई बैट्समैन कितना अच्छा है, पता लगाने का तरीका क्या है, कितनी बॉल में कितने रन बनाए उसने। 100 बॉल डालने पे 10 रन बनाएगा, लोगे टीम में क्या, 100 बॉल खा जाएगा, 10 रन बनाएगा, आप टीम में लोगे क्या, 10 बॉल में 60 रन बनाएगा जो आदमी, आप बोलोगे यार तो हर बॉल में 6 मारेगा ये, तो इसको ले लो टीम में, 3 6 मार लिए, उसी में काम निकल चल जाएगा आगे, बहुत तेजी से स्कोर आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो मतलब कोई एंजाइम कितना अधिक इफेक्टिव है इसका पता चलता है टर्नओवर नंबर सेट के, जिसको हम कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक एंजाइम दिए गए मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्रिया करता है। मतलब समझ में आई बात, समझ में आई बात बेटा, कि कोई एंजाइम कितना अधिक इफेक्टिव है, वो वैसी वाली बात है कि कोई बैट्समैन कितना अच्छा है, तो कोई भी एंजाइम जो है उतना अधिक इफेक्टिव कहलाएगा जितना अधिक उसका टर्नओवर नंबर होगा। एक दिए गए मिनट में वो कितने अधिक से अधिक संख्या में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, वो मोर इफेक्टिव एंजाइम होगा। क्लियर बेटा, ठीक है। अब दुर्गा जी का मौसम आने वाला है, भी जो होता त्योहार आने वाला है, मौसम नहीं त्योहार बोलेंगे। एंड इस साल मैंने आपको बता दूं के, सच बोल रहा हूं के, 2020 के में मैंने कुछ अपने, होता ना कि नया साल शुरू होता है, न्यू ईयर शुरू होता है, तो हम कुछ चीजें लिखते कि इस साल हम ये करेंगे। मेरा बहुत बड़ा सपना था, और मैं जो है वो इस साल चाह रहा था कि जब नवदुर्गा का होगा, जब दुर्गा फेस्टिवल होगा, तब मैं कोलकाता जाऊंगा। कोलकाता में मेरे बहुत बड़ी संख्या में कमांडो, के सिलेक्टेड कमांडो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के अंदर, के डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी संख्या में सिलेक्टेड कमांडो बायोमिंटर्स के कलकत्ता से, बड़ी संख्या में, ठीक है। और इस समय भी जो लेक्चर देख रहे हैं ना, कई सारे बच्चे कमांडो ऐसे हैं जो कलकत्ता के, लिखना कमेंट में कि आप कलकत्ता से हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं कोलकाता आने का मैंने सोचा था कि मैं वेस्ट बंगाल जाऊंगा, दुर्गा फेस्टिवल अपने कमांडो के साथ में जो है मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा, ज्यादा लंबा जा नहीं सकता, मैं 2 दिन या 3 दिन के लिए जाऊंगा, और फैमिली के साथ आऊंगा, दुर्गा फेस्टिवल एंजॉय करूंगा, और अपने लोकल में कमांडो से मिलूंगा, कहीं पे कम्युनिटी हॉल लूंगा, वहां पे कमांडो से मिलूंगा, 1 to 1 बात करूंगा उनसे बैठ के। ये मेरा सपना था इसका, और जो इस कोरोना के चलते जो है वो सब प्रोग्राम जो है वो फेल हो गए, सच में।
वो मेरा ड्रीम है। अभी दुर्गा फेस्टिवल अभी खत्म हुए हैं, वो दिन अभी आने वाला है दुर्गा फेस्टिवल के, तो मेरा बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था मेरा, क्या मतलब मैं आई एम लिटरली फीलिंग सैड कि मुझे बुरा लग रहा है कि जो है कोरोना की सिचुएशन के चलने जो है वहाँ पे मूव नहीं कर सकते इस समझ के। दुर्गा फेस्टिवल कोलकाता में जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है बड़ा फेस्टिवल, जैसे कि हमारे मुंबई के अंदर जो है ना गणेश महोत्सव के, जैसे इस बार ना तो वो झांकियाँ लगी हैं वैसी, ना वैसे पंडाल लगे हैं के, सब कुछ खाली खाली, सड़कें खाली थी, सब खाली सड़कें, मतलब इस बार मुंबई लगा ही नहीं। 2020 में गणेश फेस्टिवल जो है उसके दौरान मुंबई लगा ही नहीं, अदरवाइज मुंबई चमकता है पूरा। यानी कभी आप गणेश उत्सव के दौरान मुंबई आइए, आप देखिए कि मुंबई में एक अलग ही चमक होती है। एंड इनफैक्ट हम जहां रहते हैं ना, वहां पे हमारे पास में अंबानी जी रहते हैं। अंबानी जी अपने घर के सामने इतना सुंदर डेकोरेशन करते हैं कि लोग सड़क पे देखने आते हैं उस डेकोरेशन को, कि ये उनके यहाँ का गणेश उत्सव का डेकोरेशन है। ठीक है, अल्टा माउंट का राजा जो हम गणेश जी बैठते हैं उनको बोलते हैं, वो जो है वो बड़ा सुंदर डेकोरेशन होता है। खैर अब कहाँ वापस लूट के अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे बात ये करते हैं कि दुर्गा जी का ऐसा प्रतिमा आपको कई जगह पे चौराहे पर आपको देखने मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट कंसिडर मी रॉन्ग कि मैं धर्म के बारे में बातें कर रहा हूं, धर्म पढ़ा रहा हूं, तो ये सब गलत मत सोचना। वॉट एवर आई एम टेकिंग रेफरेंस हियर इज फॉर द साइंटिफिक पर्पसेस। आई एम टेकिंग द रेफरेंस हियर टू टीच यू, टू लर्न समथिंग बाय ऑब्जर्वेशन, कि क्या मतलब है इन चीजों का। Either the good things present in the Islam, in Hindu religion, in the Yahudi, in the Christianity, whatever the good, I am taking as a reference. Knowledge मुझे उसका होना चाहिए बस करके। देखिए अब इस तरह की प्रतिमा आपको देखने मिल जाएगी। अब इस प्रतिमा में क्या खास बात है, इस फोटोग्राफ में क्या चीज है आप देख रहे हैं इसमें, कि देवी दुर्गा के कितने हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? कई लोग बोलेंगे अरे ये तो पॉसिबल नहीं है सर। इमेजिन कीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके घर का सामने कोई कुंडी खटखटाए और आवाज दे आपको, पूजा दरवाजा खोलो। पूजा ने दरवाजा खोला, टिंग टिंग, 10 हाथ। देख के पहली बार तो देख के साथ ही जाए वो चक्कर खा के आदमी गिर जाएगा कि 10 हाथ कैसे पॉसिबल है भाई। सोचिए ना आप, 10 है 10 हैंड्स हो आदमी के, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन हम भगवान को देखते तो हम उस हैबिट में कि हाँ दुर्गा जी ऐसा। व्हाट इट मीन्स, कि इट मीन्स देवी दुर्गा जो है वो 10 टाइम मोर इफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति से, मल्टीपल टाइम मोर इफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति से, और सी कैन परफॉर्म, सी इज मल्टीटास्किंग, सी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क एट ए टाइम के। एंड देखिए उनके हाथ में अलग अलग चीजें रखी, उनके हाथ में तमाम तरह के वेपन्स रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना कि वो सक्षम है कहने का, व्हाट इज रिप्रेजेंट, एंड every single hand represent an एक्टिव साइट। वो एक एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट करता है, वो एक सक्रिय स्थल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मोर द नंबर ऑफ हैंड्स, मोर द एक्टिव साइट। वाई सी इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि तुम आम आदमी हो, तुम्हारे 2 ही हाथ हैं। तुम आम आदमी, तुम्हारे 2 ही हाथ है, तुम जितना काम अपने 2 हाथों से कर सकते हो। पर देवी दुर्गा के 10 हाथ है, तुमसे एफिशिएंट है वो, तभी तो देवी है, ज्यादा काम कर सकती है। तो क्या इसका इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत है सही, इसका इंडिकेशन है एक प्रतीक स्वरूप है। ये एक तरह का प्रतीक है। जैसे हम लिख देते ना, हम ऐसा चिन्ह बना दिया क्लिनिक के बाहर, डॉक्टर, रेड क्रॉस, ठीक है, डॉक्टर का चिन्ह बना दिया कि मैं डॉक्टर हूं। अब ये चिन्ह क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई कि ये डॉक्टर का क्लिनिक आ गया है, क्लिनिक है ये, ठीक है। कहीं पर चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, स्टॉप, रुक जाओ, है ना। कहीं पे चिन्ह बना है राइट मुड़िए, ठीक है, या लेफ्ट मुड़िए, है ना। तो हर सिंबल का, तो ये भी एक सिंबल है। यानी हम कई लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं, तुम्हारे यहां तो ऐसा है, नहीं, सही समझिए। रावण के 10 सिर थे, इसका मतलब ये नहीं कि रावण के सच में 10 सिर थे, कि एक के बाद एक के बाद एक का जो हम रावण मानते हैं, वो 10 सिर इंडिकेटिव है कि रावण आपसे 10 गुना अधिक बुद्धिमान था।
आप में जितना दिमाग है, बुद्धि है, उससे 10 टाइम मोर इंटेलिजेंट रावण था। उसका इतना सा मतलब है कि रावण तमाम वेद का ज्ञाता था। रावण जो है भगवान शिव का बड़ा भक्त था। रावण जो है उसको परम ज्ञानी व्यक्ति था। कहने का मतलब है रावण जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परम बुद्धिमान व्यक्ति था वो। लेकिन बात वही है, बहन पे बात आई तो भगवान से भी लड़ लिए। जानता था वो कि सामने वाले जिससे लड़ रहा है उसके बाद वो बचेगा नहीं, मालूम था। लेकिन तब भी उसने जो वचन बहन को दिया उसके लिए लड़ता रहा। वो वचन के पक्के लोग थे, चाहे रावण की बात करें चाहे राम की बात करें। तो कहने का मतलब यह कि वो इंडिकेटिव है। तो यहां पर आप देख रहे हो जो 10 हेड्स है, तो कहने का अब देखो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। सामान्य आदमी है, आपके 2 हाथ हैं, देवी दुर्गा के 10 हाथ है, 10 टाइम मोर काम कर सकती है, वो मोर इफिशिएंट है वो। तो इफिशिएंसी को आपने कैसे इंडिकेट किया? यहां पर इफिशिएंसी को इंडिकेट किया आपने नंबर ऑफ हैंड से। वैसे ही जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर, कितना काम कर सकते हो। टर्नओवर नंबर कितना काम कर सकते हो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाथों पे, कितने हाथ है तुम्हारे एक्टिव साइड पेट के। मान लो विराट कोहली के 10 हाथ हो, विराट कोहली के 10 हाथ हो तो नंबर 1 तो अनुष्का शादी नहीं करेगी फिर उससे, ठीक है। लेकिन चलो छोड़ो उस बात को, हमको क्या करना है कि कोई किसी से मैरिज करे चाहे ना करे। विराट कोहली के यदि 10 हाथ हैं तो 10 हाथ का मतलब क्या करेगा वो अपने 10 हाथों में? वो तो इतना तेज आदमी है, सब में बल्ला पकड़ लेगा। अब कहां से बॉल, इधर की बॉल डालेगा, ऊपर डालेगा बॉल तो ऊपर से मारूंगा, नीचे डालेगा नीचे से मारूंगा के। तो अब वो कैसी बैटिंग करते, क्या आउट कर पाते उसको? नहीं आउट कर पाते। वो जब वो 2 हाथ से एक बल्ले से जो है वो आउट करना मुश्किल है, 10 हाथ से 5-6 बल्ले पकड़ लेता तो कहां से आउट कर लेते भाई उसको? नहीं कर पाते आउट। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये कि एंजाइम जो होते हैं उनमें भी एक्टिव साइट होते हैं। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां से वो सबस्ट्रेट से क्रिया करते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जितने अधिक एक्टिव साइट एक एंजाइम होंगे उतना अधिक उसका टर्नओवर नंबर होगा। क्लियर? चलिए आप देखते क्या लिखा है। एन एक्टिव साइट इज एन एरिया ऑफ एंजाइम विच इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग पर्टिकुलर सब्सटेंस molecule by its specific charge, size and shape so as to allow the chemical change के। एक एक्टिव साइट एंजाइम का वह क्षेत्र होता है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, पहचानता है, अपने से जोड़ता है, और पहचानने के लिए ये उसके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के चार्ज का इस्तेमाल करता है, उसके साइज को देखता है और उसके शेप को देखता है, उसके अकॉर्डिंग फिर लेके आता है और उसको जो है उसमें केमिकल चेंज करता है। ठीक है, उसमें केमिकल चेंजेस करता है जिससे वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम शोज 3D स्ट्रक्चर। एंजाइम में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कि एल्काइल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड का एल्काइल ग्रुप होता है, जो आर ग्रुप होता है वो एक्टिव साइट बनाता है ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन के। यानी जो एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, वो वास्तव में जो है वो एक्टिव साइट बनाने में रोल प्ले करता है। जनरली एक एक्टिव साइट को 3 से 12 अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं। यूजली 3 to 12 अमाइनो एसिड फॉर्म एन एक्टिव साइट। सामान्यता जनरली एक एक्टिव साइट को जो है वो 3 से लेके 12 एमिनो एसिड मिलकर उसको बनाते हैं। मोर द नंबर ऑफ एक्टिव साइट, जितना अधिक एक्टिव साइट की संख्या होगी, मोर द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम। जितना अधिक एक्टिव साइट की संख्या होगी एंजाइम का टर्नओवर उतना अधिक होगा। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से केवल और केवल एक्टिव साइट के थ्रू जुड़ता है बेटा। एंजाइम का पूरा सरफेस रिएक्टिव नहीं होता है। द होल सरफेस ऑफ एंजाइम इज नॉट रिएक्टिव, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर किस एंजाइम का होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का होता है 36 मिलियन पर मिनट। सबसे अधिक टर्नओवर नंबर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का होता है 36 मिलियन पर मिनट के। और लोएस्ट टर्नओवर नंबर किसका होता है? एंजाइम लाइसोजाइम का होता है 30 पर मिनट, मतलब 0.5 पर सेकेंड के। 2 सेकेंड में एक कन्वर्जन करता है। टर्नओवर नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट एंड रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट के। टर्नओवर नंबर किन चीजों पर निर्भर करता है? वेरी वेरी आईएमपी। टर्नओवर नंबर निर्भर करता है सबसे पहला फैक्टर है एक्टिव साइट की कितनी संख्या है, रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना टाइम लग रहा है। यानी कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब एक्टिव साइट पर आकर जुड़ने के बाद उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी अलग हो गया। मान लो मैंने कहा ना कि 2 एंजाइम है,
दोनों के पास में दो एंजाइम है, दोनों के पास में 5-5 एक्टिव साइट है, दो एंजाइम है, दोनों के पास में 5 और 5 एक्टिव साइट है। लेकिन पहला एंजाइम में क्या है, सबस्ट्रेट आके जुड़ा, जुड़ते ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट अलग हट गया। तो वो 1 मिनट में 60 मॉलिक्यूल से 60 सबस्ट्रेट को 60 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जुड़ा 1 सेकंड में जुड़ा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जुड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरे वाले में भी 5 एक्टिव साइट है, लेकिन क्या होता है, सबसे जुड़ा, जुड़ने के बाद उसमें केमिकल बॉन्ड को रीऑर्गेनाइज किया, 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोडक्ट अलग हुआ। मतलब ये 1 सेकंड में एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा वाला 5 सेकंड ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो 12 मॉलिक्यूल को ही कन्वर्ट कर पाएगा, स्लो हो गया कंपैरेटिवली वो। तो टर्नओवर नंबर केवल और केवल एक्टिव साइट पर निर्भर नहीं करेगा, उसके अलावा भी फैक्टर है। वो फैक्टर है कि अभिक्रिया कितना फास्ट है और जो अंतिम उत्पाद है वो कितनी जल्दी उससे अलग हो जाएगा एंजाइम से। जैसे अलग होगा एंजाइम फिर से काम करने के लिए फ्री हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं ये एक एंजाइम है, इसका ये एक्टिव साइट आपको दिखाई पड़ रहा है, एक स्पेसिफिक शेप देख रहे हो यहां पे अब, ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए इससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके जुड़ा, इससे जुड़े सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे आके जुड़ा। अब क्या होगा बेटा, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में चेंजेस करेगा, ये क्या करेगा, ये देखो सब एंजाइम है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे आके जुड़ा, ठीक है ना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया ये? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया ये। देन इट कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा ना बेटा, ठीक है ना? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, देन क्या होगा, देन प्रोडक्ट को एंजाइम से अलग कर देंगे, एंजाइम फिर से फ्री हो गया, देन इट अगेन पार्टिसिपेट इन द न्यू रिएक्शन, फिर दूसरी रिएक्शन में भाग लेगा ये, है ना? ठीक है, तो पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट क्रिया करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, देन प्रोडक्ट एंजाइम से अलग होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? ठीक, तो ये तो हमने बात किया किसके बारे में, हमने बात किया कि कैसे जो है ये एंजाइम सिस्टम काम करता है। ठीक है ना? चलिए आज इसमें हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे एंजाइम की और प्रॉपर्टी से बात करेंगे हम, क्या, और कोशिश करेंगे कि हम इस हिस्से को जो है वो कवर अप कर सके, खत्म कर सके इसको हम, क्या। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने कोफैक्टर्स को देखा, हमने कोएंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, मेटल आयन क्या होता है, मेटल एंजाइम क्या होते हैं, क्या, कुछ हमने थोड़े लीक सेट के एमसीक्यू थे उन पर भी हमने बात किया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि टर्नओवर नंबर क्या होता है, कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी क्या होती है, और एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है उसको भी देखा हमने। ठीक है ना बेटा? चलिए देखो, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ने में हमेशा आपको समझने पर ही फोकस करना है, रटने पर फोकस मत कीजिए। बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे रट लो रट लो रट लो, रटने से कुछ नहीं होता भाई, समझेंगे नहीं ना तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज जाएंगे। ठीक, इसलिए समझिए, समझकर आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।